नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अपनी तैयारी में मग्न होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब खेल शुरू होता है अपने इस चैनल का। यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर दिन देखने को मिलेंगे। दिन में 2 या 3 वीडियो भी मिल सकते हैं, ये आपके रेस्पॉन्स पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो नोट का उद्देश्य केवल प्रश्न पढ़कर आपको आंसर बताना नहीं है। प्रश्न के साथ आपके 2 या 3 क्वेश्चन और क्लियर हों, ये इस चैनल का उद्देश्य रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये 2018 का पेपर हमारे सामने है, जिसमें 100 क्वेश्चन है। हम इस वीडियो नोट में जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे करेंगे, बाकी अगले वीडियो नोट में कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को सबसे ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो कौटिल्य के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो पहला कथन देखिए, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये तो बिल्कुल सही है। उन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। ये भी बात सही है। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये सही नहीं है। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हमें मिल गया है दोस्तों। कौन सा नहीं है? ये नहीं है। अब देखिए, कौटिल्य के बारे में कुछ बात आपको बता दें। कौटिल्य वो विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया। बात क्लियर है। कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है? कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को आपके ध्यान में रखना चाहिए। कौटिल्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत सरल है, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंतर्गत जो हमें मिला आंसर, वो ये मिला कि इन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय कहीं भी हमने नहीं पढ़ा, तो इन्हें नहीं दिया जाता। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की आवश्यकता है, उस पर इन्होंने जोर दिया था। तो कौटिल्य के बारे में हमने ये 2-3 बातें यहाँ पे की। ये प्रश्न क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ये किसने कहा? ठीक है, तो ये हम कहेंगे यहाँ पर, ये डनिंग महोदय ने कहा रिपब्लिक को लेकर। प्लेटो की किताब है रिपब्लिक, ठीक है, उसके बारे में डनिंग महोदय ये कहते हैं कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता। एक तरीके से यहाँ पर इसकी आलोचना की जा रही है। यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ये डनिंग महोदय कहते हैं। ठीक है, डनिंग महोदय जो ये कहा इन्होंने, इनकी एक प्रसिद्ध रचना भी है, वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशियंट एंड मिडवल। ठीक है, मिडाइवल। ये जो इनकी रचना है, ये इनकी रचना महत्वपूर्ण है डनिंग महोदय की, और इन्होंने प्लेटो के रिपब्लिक की एक तरीके से यहाँ पर आलोचना की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। ये किसने कहा? ये अरस्तु का कथन है दोस्तों। सबसे पहले तो आंसर जान लीजिए। अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। यदि हम काल के क्रम में देखें, समय के क्रम में देखें, तो राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, और प्रकृति से देखें, नेचुरली देखें, तो क्रम पहले आता है। ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अरस्तु को क्या कहते हैं हम? अरस्तु को कहते हैं राजनीतिक विज्ञान का जनक। क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को, और इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, अब प्लेटो की तरह ही अरस्तु क्या मानता है? राज्य को सावयवी संस्था मानता है। सावयवी संस्था मानता है। और अरस्तु की प्रसिद्ध कृति कौन सी है दोस्तों? पॉलिटिक्स। कौन सी है? पॉलिटिक्स। ये आप सभी को पता होगी। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है पॉलिटिक्स, और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। और अरस्तु ने ये कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार व व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति में उनसे पहले आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4,
लोक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संविदा से दृष्टि से सही नहीं है? सामाजिक संविदा से संबंधित है लोक, ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों। अब यहाँ पर हम कहें कि लोक की दृष्टि से सामाजिक संविदा में दृष्टि में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला देखिए, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, सही है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, ये यहाँ पर गलत है। संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति के स्थिति में रखते हैं। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम चिन्ह नहीं लगाती, ये भी सही है, ठीक है। तो सही का मतलब ये है कि लोक के लिए निम्नलिखित में से सामाजिक संविदा की दृष्टि से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसके अंतर्गत करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंतर्गत करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया, किसने? लोक ने। राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत को लोक ने प्रस्तुत किया, ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये कहते हैं कि संविदा के प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए, ठीक है। लोक 2 समझौतों की बात करते हैं। समझौते में भी ये 2 प्रकार के समझौतों की बात करते हैं। एक तो क्या करते हैं, लोगों में आपस में समझौता, ठीक है, लोगों में आपस में समझौता। दूसरा लोगों का समप्रभु से समझौता, लोगों का समप्रभु से समझौता। ये 2 प्रकार के समझौतों की बात करते हैं। तो लोक के बारे में ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो नोट को लाइक जरूर कर दीजिएगा। रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 तो सही होते हैं और 1 उसमें से नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने निमित्त है। एक तो ये हो गया। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। ये रूसो से संबंधित सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। रूसो के अनुसार ये सत्य नहीं है कि गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। ये इसमें क्लियर हो गया आंसर आपके लिए। रूसो ने विज्ञान और कला के विकास को मनुष्य की नैतिकता का विनाशक बताया है। विज्ञान और कला के विकास को मनुष्य की नैतिकता का क्या बताया है? विनाशक बताया है, ठीक है। अब रूसो की पुस्तकें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें एक तो आपकी है द एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द एमिल, ये रूसो की किताबें हैं। तो हर प्रश्न में आपके 2 से 3 प्रश्न कोशिश करेंगे आपके क्लियर करने की, ठीक है। अब ये कारण और कथन का प्रश्न है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। कथन ए, कथन और कारण आर, सही कूट का चयन करना है। कथन क्या कहता है? जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। कारण है, इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है और वह है इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। इसके आधार पर हम कहें तो देखिए, यहाँ पर ए और आर यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। क्लियर बात है, क्योंकि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है और वह है इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है, विश्वास का रूप ले लेती है। अब ये हम बता दें आपको कि जे.एस. मिल के लिए ये कथन और कारण दोनों सही हैं। जे.एस. मिल की एक किताब ध्यान में रखिएगा, ऑन लिबर्टी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे मिलान प्रश्न है। काफ़ी प्रश्न आते हैं मिलान के रूप में, आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होता है तो वो प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इनको मिला लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। एक तरफ स्रोत है, दूसरी तरफ प्रमुख विचार हैं। जैन, वैष्णव, रस्किन, टॉल्स्टॉय, प्लेटो से संबंधित ये विचार है।
इन्हें हमें यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म किस पर बल देता है दोस्तों? तो अहिंसा पर बल देता है। किस पर बल देता है? अहिंसा पर बल देता है। वैष्णव धर्म से बात करें तो दृष्टिकोण की विश्व जनीनता पर जोर देता है। रस्किन और टॉलस्टॉय को यदि हम देखें तो औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचार के लिए तिरस्कार का विचार जाना जाता है। अब बचा प्लेटो, तो आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों की चिंता के लिए इन्हें जाना जाता है, इनका ये विचार है। तो ऐसे जब हमने मिलाया तो कूट नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, इनको आप आराम से देख लीजिएगा। प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया? कर्मयोगी और धर्म को शुरू करने वाले कौन थे? तो अरबिंदो, श्री अरबिंदो। साप्ताहिक पत्रिका थी कर्मयोगी और धर्म, इसको इन्होंने शुरू किया। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे द लाइफ डिवाइन, ठीक है, और सावित्री भी है। इस प्रकार इनकी इन रचनाओं का भी ध्यान में रखेंगे आप। तो कर्मयोगी और धर्म साप्ताहिक पत्रिका किसकी थी? अरबिंदो की। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर से आपका कारण और कथन यहाँ पे दे रखा है, जिसको हम अच्छे से देखेंगे। अभी कथन है दोस्तों, एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। कारण है इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि एम.एन. रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवाद की व्याख्या को स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। प्रसिद्ध भारतीय मौलिक मानववादी थे एम.एन. रॉय। ठीक है, तो मार्क्स के इतिहास में भौतिकवादी व्याख्या को ये स्वीकार नहीं करते। ठीक है, और रॉय की यदि हम मूलतः बात करें, मूलतः किस प्रकार के चिंतक थे? तो ये व्यवहारिक चिंतक थे। कैसे थे? व्यवहारिक चिंतक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊपर कतर लिए गए हैं? मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में ये कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ये कहा मेरे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अंबेडकर के बारे में आप जानते हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं, इतिहासविद हैं, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने नॉलेज ली, बहुत सारी उपाधियाँ ली, बहुत सारा डिग्रियां हासिल की। ठीक है, उस समय पर तो इन्होंने ये कहा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1956 से संबंधित था, इसमें इन्होंने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है उसको हमें चिन्हित करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय, बिल्कुल सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है, ये भी ठीक है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्यवाही और संगतता से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है, तो दोस्तों ये यहाँ पर गलत है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति का सूत्रपात व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने के लिए डेविड ईस्टन ने किया था, वो इसीलिए किया था कि व्यवहारवाद में जो कमी आई उसको दूर किया जा सके और इसी के अनुरूप उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ था। तो ये तो इसमें बात हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12, आइजा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान से संदर्भ में सही नहीं है? बर्लिन से संबंधित यहाँ पे कथन दे रखे हैं, हम इनको देखते हैं। तो ये कहते हैं राजनीतिक समाज में विद्यमान रहती है, उद्देश्य टकराते हैं, उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। ठीक है,
राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। आदमी के जिज्ञासु और तर्कसंगत प्रच्छा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। तो आइजिया बर्लिन से संबंधित ये तीनों ही पुनरुत्थान से संबंधित सही कथन है। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है, ये इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये इनसे संबंधित नहीं है। आइजिया बर्लिन कहाँ के थे? रूस के थे। रूसी ब्रिटिश सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक थे आइजिया बर्लिन। ठीक है, बर्लिन राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की संकल्पना का खंडन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में ये कथन यहाँ पर सही नहीं है कि उन्हें इसके प्रति क्या है? संदेह। उन्हें इसके प्रति संदेह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ये जॉन रॉल्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स से संबंधित है। जॉन रॉल्स ने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है समाज की। ठीक है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पर जॉन रॉल्स की एक पॉइंट भी है जो परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। वो क्या है? अज्ञानता का पर्दा। क्या है? अज्ञानता का पर्दा। तो अज्ञानता का पर्दा किससे संबंधित है? जॉन रॉल्स से संबंधित है। ये प्रश्न भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्नलिखित में से किसने आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा? जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स डायरेक्ट पूछ लिया गया, किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है दोस्तों रॉबर्ट और नोजिक ने। ये नोजिक का आलेख है जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अमेरिकी दार्शनिक विचारक है नोजिक। ठीक है, नोजिक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, स्टेट एंड यूटोपिया। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, स्टेट एंड यूटोपिया। इस पुस्तक को भी आप ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट नोजिक की है और द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स आलेख भी किसका है? रॉबर्ट नोजिक का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? तो समुदायवाद से संबंधित कौन कौन है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, एल्सडेयर मैकेंटियर, माइकल सांडेल और माइकल वोल्जर, ये तीनों ही समुदायवाद से संबंधित हैं, प्रतिपादक हैं। और फ्रेडरिक हाई इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेडरिक हायक या हेयक हम कह सकते हैं उदारवादी चिंतक है। क्या है? उदारवादी चिंतक हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये उदारवादी हैं। और पूछ किसके बारे में रहा है? समुदायवाद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो, ये भी सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार होना चाहिए। और राजनीतिक समानता का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत एक मान, ये राजनीतिक समानता का अर्थ है। तो दोस्तों, इसमें मुझे किसी भी ऐसा कोई कथन नहीं लग रहा जो इससे संबंधित नहीं हो, विशेषता संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे टिक कर देते हैं चारों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है लेखक और पुस्तक से संबंधित। लेखक और पुस्तक से संबंधित, इसका हम मिलान यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ संबंधित पुस्तकें हैं। हम इनका मिलान देख लेते हैं। देखिए, बिया बेरी इनसे संबंधित है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, और है सुसन मोलर ओकिन, इसकी है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। अमर्त्य सेन से संबंधित जो किताब है वो है आइडिया ऑफ जस्टिस। और टॉम कैंपेबल की क्या बच गई? ओनली जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, ये इनसे संबंधित क्या हो गई? किताबें, उनसे रचनाकार। प्रश्न हमेशा आएंगे, ऐसे ही आएंगे, रिपीट भी होंगे। तो आपको इन पेपर्स को अच्छे से समझ के जाना है, देख के जाना है।
मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? मार्क्स का एक सिद्धांत है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। प्रश्न में ही एक और प्रश्न आपके लिए क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। ओके जी। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है जी। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है, ये इससे संबंधित विशेषता नहीं है। उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उतनी संख्या में अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपका दोस्तों ए, बी और डी। ए, बी और डी ये क्या है? सही है। ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स का अधिशेष मूल्य का कुछ विशेषता हमने यहाँ पे पढ़ी, जैसे तीनों की तीनों ये विशेषताएं हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है, सबसे पहली बात तो ये है कि अधिशेष जो सिद्धांत है, मूल्य अधिशेष जो सिद्धांत है, ये कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में दिया गया है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए द कैपिटल या दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल, इसमें इन्होंने मूल्य अधिशेष सिद्धांत को दिया। और 1, 2 और 4 ये तीनों इससे संबंधित विशेषताएं हैं, ये यहाँ पर इससे संबंधित विशेषता का पालन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? लेनिन का योगदान यहाँ पे पूछा गया है, कौन से मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? तो सर्वहारा के उग्र दल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद में दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। ठीक है भाई। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना, ये इससे संबंधित नहीं है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य में पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार, ठीक है। और क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों हैं, मतलब ए, सी और डी। बी यहाँ पर नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, जो इस प्रश्न के अंतर्गत लेनिन के बारे में आप यदि कुछ जानना चाहते हैं तो बोल्शेविक क्रांति का आपने सुना होगा, उसके सूत्रधार लेनिन ही थे। ठीक है, मार्क्सवाद के चिंतक हैं। लेनिन साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्च अवस्था बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कथन यहाँ पे जो असत्य है वो यही है कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत, जिनको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था के रूप में ये मानते हैं लेनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? विचारधारा की, एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह वैश्विक नजरिया, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों के समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। ठीक है, तो सीधी सी बात में साफ सा दिख रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर एक विचारधारा की विशेषता नहीं हो सकती। विचारधारा की विशेषता ये नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 4। तो विचारधारा राजनीतिक विचारों, वर्गों, सामाजिक हितों के अपने अंदर समाविष्ट करके उन्हें व्यक्त भी करते हैं, यहाँ पर नहीं हटा देते तो ये भी विशेषता हो जाती। ठीक है, तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। 21वां देखिए। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के रूप में मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी? राजनीतिक परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी। किसने दी? तो ये दी दोस्तों राय, सी, मैक्रिडीज और वार्ड ने। कई प्रश्न आपके लिए जटिल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का विद्वान है। ठीक है, ये 2 विद्वान है, राय, सी, मैक्रिडीज और वार्ड। तुलनात्मक राजनीति में ये परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के रूप में संबंधित होने के रूप में देते हैं। मतलब ये परिभाषा देते हैं, राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के रूप में संबंधित होने से संबंधित। ठीक है, ये परिभाषा देते हैं। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट मैक्रिडीज की प्रमुख रचना है। अब भाई देखो, एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न तो क्लियर नहीं हुए, तो बात ही क्या है अपने ऐसे पढ़ाने का। तो द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव
गवर्नमेंट, इसकी किताब है मैक्रेडीज की। ओके, नेक्स्ट देखिए द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ये पुस्तक किसकी है? काफ़ी पुस्तकों के बारे में पूछा गया है। देखो इन प्रश्नों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है दोस्तों, ये जीन ब्लॉन्डेल की किताब है। जीन ब्लॉन्डेल की किताब है द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। इसी प्रकार इनकी एक किताब और है, वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, वो है एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट। एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। फिर से अभिकथन और कारण आपके लिए दिया गया है। तो अभिकथन है, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। तर्क है, सिस्टम को सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है, ये यहाँ पे कहा गया है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर राइट ऑप्शन है वो है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं करता। इसकी ये व्याख्या नहीं करता। कथन दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, व्याख्या नहीं करते। 24वां देखिए, ग्रेबियल ऑमंड द्वारा निर्धारित हित समूह का क्रम से व्यवस्थित कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ग्रेबियल आमंड से संबंधित जो ये प्रश्न है, इसे हम देखेंगे, इसे हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस प्रश्न को आयोग ने क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट कर दिया था? क्योंकि इसमें ऑप्शंस, इनमें विवाद था, तो इसलिए उनको इसको डिलीट करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, उसको हमें देखना है। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग करता है। फिलाडेल्फिया अभिसमय संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना की मांग करता है। मेफ्लावर समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में दासता उत्साधन से संबंधित है, तो यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बता देते हैं आपको, 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। तो मेफ्लावर समझौता 11 नवंबर, मेफ्लावर समझौता, इसकी हम बात करेंगे अब यहाँ पे। मेफ्लावर समझौता 11 नवंबर 1620 से संबंधित है, इंग्लैंड व अमेरिका से संबंधित है। ये प्लाईमाउथ कॉलोनी का पहला शासकीय दस्तावेज था। यह मेफ्लावर के पुरुष यात्रियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें अलगाववादी प्यूरिटन्स व साहसी व्यापारी शामिल थे। प्यूरिटन्स इंग्लैंड के किंग जेम्स द्वारा धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे थे, ये इससे संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तर्क, अभिकथन और तर्क अभिकथन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। तर्क है, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिक की ओर प्रवृत्त होने लगी। ठीक है, अधिक प्रवृत्त होने लगी, ये यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए इसके अंतर्गत इसमें जो सही ऑप्शन है वो है अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे ही आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में 30 तक तो कर ही लेते हैं। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज पीटर एच मर्केल से संबंधित है, ये यहाँ पे सही हो जाती है। ओके, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो सही आंसर है दोस्तों वो है आमंड पावेल। क्या है? आमंड पावेल। द मैन ऑन द हॉर्सबैक सैमुअल फाइनर है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया आरसी मैक्रीडीज है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। 28वां देखिए, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? सही है वो पूछा गया है। तो संविधान में परिवर्तन
संविधान में परिवर्तन, बिल्कुल। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, क्रांति के अंतर्गत ये भी होता है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद होता है, बिल्कुल होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में मौलिक परिवर्तन होता है, जी बिल्कुल होता है। तो ए बी सी डी चारों इससे संबंधित तत्व हैं। 29वां देखिए, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकात्मक प्रणाली के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये पूछा गया है, ठीक है, सरकार से संबंधित। तो देखिए इसके अंतर्गत यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। हम अपनी सरकार को एग्जाम्पल लेके ये देख सकते हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाई में प्रत्यायोजित तो की जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती। तो ये देखिए ए बी और सी डी, ए बी सी डी, तो मतलब चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखिए और इस वीडियो नोट का लास्ट देखिए, काफ़ी वीडियो नोट बड़ा हो गया। अमेरिकी संविधान के किन संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अमेरिकी संविधान से संबंधित ये प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों 5वां संशोधन और 14वां संशोधन, मतलब कूट बी और सी, कूट बी और सी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत बी और सी यदि हमने कहा 5वां संशोधन 14वां संशोधन, तो अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन और 14वें संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, 5वें संशोधन में भी और 14वें संशोधन में भी। तो दोस्तों इस वीडियो नोट में हम 30 प्रश्नों को आपको डिस्कस के साथ में करवा दिया। जिस प्रश्न पर यूजीसी ने डिलीट कर दिया था उसको हम चर्चा का विषय नहीं बना सकते। इस प्रकार हम आपके लिए आगे वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई कमेंट हो, कोई शिकायत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसे ही लगातार लाते रहेंगे। आप हमें शेयर और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।